आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें कि आरोपी के खिलाफ 498A, 304B और दहेज अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि सेशन कोर्ट ने आरोपियों को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो आप जब इस जजमेंट को पढ़ेंगे, वीडियो आप देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा लग पाएगा, आप ये समझ पाएंगे कि 304B के जो मामले होते हैं, इस मामले में आपको गवाहों से कौन कौन से सवाल पूछना चाहिए, जिससे कि आप अपना डिफेंस इस्टेब्लिश कर सकें मामले को कोर्ट में। और इन केस मान लीजिए कि ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट से आपको सज़ा हो भी जाती है, तो उस डिफेंस के आधार पे, गवाहों के जो उत्तर आए हैं उसके आधार पे आप हाई कोर्ट में अपील जब करेंगे, तो उस दौरान ये जो ग्राउंड होते हैं वो काम आते हैं। तो मैं आपको मुख्य 5 वजह बताऊंगा जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया, और साथ में केस की स्टोरी शॉर्ट में आपको ब्रीफ करता हूं। तो साथियों, ये जो मामला है उत्तर प्रदेश का है, और ये मामला डिसाइड हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। केस का नाम है दीपक उर्फ पिल्ला एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से। ये जो जजमेंट डिलीवर हुआ है ये 9 अगस्त 2023 को हुआ है। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि जो पीड़िता है, जिसने सुसाइड किया, जिसकी डेथ हुई इस केस में, पीड़िता पॉइजन खा लेती है, और उसके जो हस्बैंड हैं और इन लॉज हैं वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो पीड़िता के माता पिता को भी फ़ोन पे सूचना दी जाती है। उसके माता पिता भी सवेरे लगभग 9-10 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास पीड़िता की डेथ हो जाती है। फर्दर इंक्वायरी होती है, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट की जाती है, उसमें पता चलता है कि पीड़िता ने पॉइजन खाया हुआ था, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। पीड़िता के माता पिता हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ दहेज हत्या को लेकर के, दहेज की मांग को लेकर के इसको प्रताड़ित करते थे। इस वजह से इसने मेरी बेटी ने पॉइजन खाया, ऐसा कहते हुए FIR दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया IPC की धारा 498A, 304B और दहेज अधिनियम के अंतर्गत धारा 34। मामले का ट्रायल चला। जो गवाह थे, माता पिता गवाह थे उसमें पीड़िता के, वो लोग गवाही दिया उन लोगों ने, और इस केस में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद अपील की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार कर लिया और आरोपियों को बरी कर दिया। उसकी वजह क्या थी? सबसे पहली वजह थी, इसमें आपको 5 वजह थे जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, और आपका अगर केस है तो आप अपने केस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरह के सवाल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो था, चूंकि ये मामला दहेज हत्या का है, मतलब प्रताड़ना का है, क्रूरता का है, तो सबसे पहला सवाल जो मुख्य आधार था वो ये था कि कोर्ट ने ये पाया कि इस मामले में पीड़िता को जो एडमिट कराया उसके हस्बैंड ने कराया। दूसरी बात ये है कि पीड़िता के सास ससुर भी पूरे दिन हॉस्पिटल में उपस्थित रहे। ये सवाल जब उनके माता पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि पीड़िता को उसके हस्बैंड ने एडमिट कराया था, और पूरे समय उसकी देख रेख के लिए उसकी सास ससुर वहाँ पे मौजूद थे, हस्बैंड भी मौजूद थे। तो इससे ये फैक्ट साबित हो गया कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता को टेक केयर करने वाला कोई नहीं था ससुराल के पक्ष से, जबकि ये सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि पीड़िता के जो माता पिता थे उनकी जो गवाही थी उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन कैसा आ गया, विरोधाभास कैसा आ गया? वो ऐसा कि पीड़िता के माता पिता से सवाल पूछा गया कि क्या आपने जब शादी किया तो कुछ दहेज दिया था? तो उन्होंने कहा कि हमने कोई दहेज नहीं दिया था, और हमने बिना दहेज के शादी किया था। और ये बात भी सही है कि शादी के बाद उनकी बेटी खुशीपूर्वक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही थी। और दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगा दिया कि उससे गोल्ड चैन की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। ये बात जो है, तो इस कहानी में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भाई आपने बिना दहेज की शादी किया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दहेज का आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहानी में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तीसरा जो पॉइंट था कि दहेज की मांग कब की गई, किस समय की गई, किस स्थान पे की गई, ऐसा कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था। एक पॉइंट ये भी था। चौथा आधार था कि जो हस्बैंड और बाकी लोगों ने ट्रायल कोर्ट में अपना डिफेंस ये लिया था कि पीड़िता का उसके ब्रदर इन लॉ से कुछ इलिसिट रिलेशन था, जिस वजह से पीड़िता लगातार उसके पास जाया करती थी मिलने के लिए,
और जब इस बात को लेकर के उसके हस्बैंड और इन लॉज उसके ऊपर दबाव बनाया करते थे कि तुम ऐसा मत करो, तो वो उससे नाराज होकर के उसने ये पॉइजन खा लिया। अब इस फैक्ट को जब उसके माता पिता से पूछा गया कि क्या ये बात सही है कि आपकी जो बेटी है ब्रदर इन लॉ से मिलने जाया करती थी, उसने कहा हाँ। क्या ये बात सही है कि आप भी इस बात से परेशान थे कि आपकी बेटी इन लॉ से मिलने जाती है, तो उन्होंने कहा हाँ। इसके बाद कि क्या ये बात सही है कि आपकी बेटी शादी से पहले ब्रदर इन लॉ के घर में कुछ दिन स्टे भी किया था, उसने भी कहा हाँ। तो जो यहाँ पे जो आरोपी का जो डिफेंस था स्टैब्लिश हो गया गवाहों के बयान से। पांचवा पॉइंट ये था कि जो बॉडी में कहीं इंजरी नहीं थी उसकी, तो अपने आप में ये भी एक आधार है कि अगर आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, बॉडी में कोई इंजरी नहीं है। और साथ में जो कहानी है डिफेंस वर्जन जो है कि पीड़िता का किसी व्यक्ति जो ब्रदर इन लॉ था वो दूसरी जगह रहा करता था, वहाँ फ्रिक्वेंटली आना जाना था, तो कोर्ट नहीं पाया कि यहाँ पे ये सही है कि यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वो केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाया कि यहाँ पे हस्बैंड की गलती है। इस आधार पे इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो शेयर किया है इसमें जो कुछ सवाल हैं 304B के जो मेन इंग्रेडिएंट है जो स्टैब्लिश होने चाहिए, तो वो कुछ सवाल आपको गवाह से जरूर पूछना चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन कराने के लिए, ताकि ये साबित हो जाए कि हाँ आपका जो मुकदमा अगर आप वास्तव में निर्दोष हैं, तो अगर आप गवाहों से ये बात उगलवा लेते हैं कि हाँ ये बात सही है कि इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो पीड़िता करती थी, तो उसका फायदा आरोपी को मिलता है। धन्यवाद साथियों।